तो अभी हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग बात है और इक्विलिब्रियम अलग बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो स्टेट होता है, वो क्वांटिटी होता है जिस समय रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है और उस समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का रेशियो जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बाय द रिएक्शन। ओके, तो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन वेसल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, उस समय आप इसमें कोई भी छेड़खानी करोगे, कोई भी डिस्टरबेंस करोगे, कोई भी अल्टरेशन करोगे, तो वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होने से आपके द्वारा किए गए अल्टरेशन का, चेंजिंग का कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, एंड इसी को कहेंगे हम लोग। और हम लोग देखें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। ओके, तो हेडिंग होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को हम लोग डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल से हेल्प करेंगे, देखने वाले हैं। व्हाट इज ली चैटेलियर प्रिंसिपल? व्हाट इज ली चैटेलियर प्रिंसिपल? आप लोग लॉ ऑफ इनर्शिया सुने हो? क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, एंड कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो तब तक जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क न करे। एक्सटर्नल एजेंसी का जब तक डिस्टरबेंस नहीं होगा तब तक वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी और रेस्ट में है तो रेस्ट में होना चाहिए। इसी तरीके से बिल्कुल अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुकी है, रिएक्शन वेसल में रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, एक समय ऐसा है कि दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, रिएक्शन नो डाउट डायनेमिकल इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें आप कोई भी अल्टरेशन चेंज कर दोगे तो आपके द्वारा किए हुए चेंज का वो विरोध करेगा, है ना? क्या हम ये कह रहे हैं कि इस बोर्ड को मैं धक्का लगा रहा हूं, इनडायरेक्ट रूप से ये भी कह सकते हो कि बोर्ड आपके ऊपर धक्का लगा रहा है, क्या है ना? तो हमारे द्वारा किए गए एक्शन का रिएक्शन, उसी तरीके से रिएक्शन भी ऐसा ही करता है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ एनी काइंड ऑफ अल्टरेशन is made in dynamical equilibrium, reversible reaction, then reaction shifting in those direction so that it nullify the what effect of change, इफेक्ट ऑफ चेंज को क्या कर सके? नलिफाई कर सके, खत्म कर सके। ठीक है, यही है क्या? लॉ
ली चैटेलियर प्रिंसिपल। किसी भी तरीके का आप चेंजिंग कर दे रहे हो, एनी काइंड ऑफ अल्टरेशन, the reaction will shift in those directions so that to nullify the rate of or nullify the effect of change। अब इस इफेक्ट को हम लोग जो है वो डील करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टर्म्स। पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्टेंट होगा और क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का होगा, कुछ अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट का होगा। अब इसका कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब ये तो होगा कि या तो आप रिएक्टेंट का अमाउंट ऐड कर दो या प्रोडक्ट का अमाउंट उसमें ऐड कर दो, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी को रिमूव कर दो, तभी तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग होगा। तो हम कह रहे हैं कि पहली बार बाय द एडिशन ऑफ, मान लो कि एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट का एडिशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन विल शिफ्ट इन। अगर आप रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दोगे तो इसका कंसंट्रेशन जैसे ही ज्यादा होगा ये जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये कांस्टेंट कब होगा, ये वैल्यू बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जितना बढ़ा ऊपर वाला, जितना बढ़ा नीचे वाला उतना ही बढ़ेगा ऊपर वाला, तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो इसका मतलब कि अगर रिएक्टेंट का अमाउंट आप बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा देगा और आपके द्वारा किए गए इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। नहीं समझ में आया? तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अगर वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन विल शिफ्ट इन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। दूसरी बात कि अगर रिमूवल ऑफ, मान लीजिए रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट का रिमूवल कर दे रहे हो, प्रोडक्ट का रिमूवल कर दे रहे हो, फिर क्या होगा, आप रिएक्टेंट को ही नहीं, आप प्रोडक्ट को रिमूव कर दो। एक प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट रिमूव कर दो, प्रोडक्ट रिमूव कर दोगे यानी कि प्रोडक्ट का अमाउंट आप कम कर दे रहे हो ना इनडायरेक्ट रूप से, तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्टेंट के अमाउंट को कम करने की कोशिश करेगा। ये कम होगा तो ये भी कम होगा, और ये कम होने का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट कम होने का मतलब कंज्यूम होने, कम होने का मतलब कंज्यूम होना, और कंज्यूम होने का मतलब कि फॉर्म होना प्रोडक्ट का। रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वंस अगेन। क्यों मीन में, अगर हम ये कह रहे हैं कि आप एडिशन कर रहे हो, एडिशन आप प्रोडक्ट का एडिशन कर रहे हो, फिर क्या होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट, प्रोडक्ट को ऐड करोगे तो ये रिएक्शन क्या करेगा, जल्दी जल्दी से कंज्यूम कर देगा प्रोडक्ट को और रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेज देगा, यानी कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फोर्थ पॉइंट, आप जो है वो एडिशन आप रिमूवल आप रिएक्टेंट कर दो, आप रिएक्टेंट का रिमूवल कर दीजिए, फिर क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा हो कि आप रिएक्शन वेसल में कैटलिस्ट डाल दिए, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम ये नहीं होता कि रिएक्शन को फास्ट कर दे,
कैटलिस्ट का काम ये होता है कि रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे। हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए, हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, ठीक है, तो दोनों ही हो सकता है। लेकिन अगर रिएक्शन सुनो जरा देख लो, अगर मान लो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है, अब आप क्या करो कि इसमें कैटलिस्ट डालोगे और मान लो कि रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ गया, तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, तो प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो जब प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्शन वेसल में ज्यादा होगा तो रिएक्शन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगी। आप सोचे कि रिएक्शन वेसल में रिएक्टेंट के में रिएक्शन वेसल में कैटलिस्ट डाल दूं, कैटलिस्ट डाल दूंगा तो रिएक्टेंट जो होगा वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मान लो कि आपने सोचा पॉजिटिव कैटलिस्ट डालने की कोशिश की, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट जब ज्यादा अमाउंट में बनने लगेगा तो फिर क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर रिएक्टेंट में बनने लगेगा। तो अल्टीमेटली जो है वो कैटलिस्ट डालने से कोई फायदा नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ ये है कि अगर आप रिएक्टेंट पहले डालो और तुरंत कैटलिस्ट डालो तो वो जल्दी से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और जब जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट भी ज्यादा अमाउंट में बनेगा, तो प्रोडक्ट भी जल्दी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव हो जाएगी। पहले ये हो रहा था, धीरे धीरे जब आप कैटलिस्ट डाले तो ये हो रहा है, पहले ये हो रहा था, धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, लेकिन अब थोड़ा सा तेजी से होगा, ठीक है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है रिएक्शन, अब उसमें कुछ भी डालो, मतलब कैटलिस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डू नॉट, addition of catalyst do not disturb the equilibrium, change the equilibrium, वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है। हाँ however equilibrium state gain soon, हाँ ये होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो गेन जल्दी से गेन हो जाए, या लेटर या बाद में हो। इक्विलिब्रियम स्टेट बहुत स्लो हो सकता है कि आप नेगेटिव, आप ऐसे रिएक्शन हो रहा था, आप नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिए तो रिएक्शन और भी स्लो होगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन करने में तो टाइम लग जाएगा ना। तो सुनो, इधर की तरफ मैं लिख रहा हूं रिएक्शन प्रोग्रेस, और इधर की तरफ लिख रहा हूं कंसंट्रेशन, ठीक। इनिशियली जब टाइम जीरो है, तो रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, बोलिए हाँ या ना, ठीक, और प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, कंसंट्रेशन के जगह पे रेट लिख दे रहा हूँ, रेट। तो रिएक्टेंट का जो है वो कंज्यूम, रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा होगा तो धीरे धीरे तेजी से कंज्यूम होगा, चाहे जो भी कंज्यूम होगा ऐसे कंज्यूम हो रहा था, एंड प्रोडक्ट भी धीरे धीरे जो फॉर्म हो रहा था। तो रिएक्टेंट का बनने का रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस इज व्हाट, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मान लो कि आपने इसमें डाल दिया कैसा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो ये थोड़ा सा जल्दी कंज्यूम होगा ना। जिस समय ये इतना कंज्यूम हुआ था उस समय ये, जिस समय इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये था उस समय भी रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया, तो ये जल्दी कंज्यूम हो रहा है,
तो ये भी जल्दी जल्दी फॉर्म होगा और जल्दी से दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट जो है जल्दी से गेन हुआ ना, पहले इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे गेन हो रहा था, अभी क्या हो गया, पहले गेन हो गया T1, ये T था। मान लो कि आप निगेटिव कैटेलिस्ट डाल देते तो रिएक्शन स्लो हो जाता, धीरे धीरे कंज्यूम होता, ये धीरे धीरे कंज्यूम होता है ना निदान, और इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो टाइम लग जाता गेन करने में T2। ओके, तो हम ये कह रहे हैं पॉजिटिव या निगेटिव कैटेलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो जल्दी से या देर से गेन होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ जाता। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई है तो जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा उसी रेट से रिएक्शन में होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये देखो, ये जो कहानी थी व्हाइट कलर वाला, इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये जो था ये क्या था, इन दी presence of negative catalyst। निगेटिव कैटेलिस्ट का नाम सुने हो ना, नहीं सुने हो क्या, जो रिएक्शन के रेट को, और ये जो येलो कलर वाला है वो क्या बता रहा है, इन दी presence of पॉजिटिव कैटेलिस्ट, पॉजिटिव कैटेलिस्ट। रौनक कुछ समझ में आ रहा है, कैटेलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, हाँ लेकिन रिएक्शन में समय डाल दोगे तो इक्विलिब्रियम जो है जल्दी से या देर से अचीव होगा। ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट। अब टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। वैसे तो मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताते समय टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा दिया था, लेकिन आज जो है वो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखने वाले हैं। लेकिन वो इफेक्ट और ये इफेक्ट जो है वो सब कुछ सेम ही है, बस मैं वो स्टेटमेंट फिर से दोबारा बस लिखवाऊंगा, चीजें वहां पे थ्योरेटिकली मैथमेटिकली समझा चुका हूं। क्या कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन on increasing in temperature, the reaction shift in backward direction, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर रिएक्शन विल shift in what, forward direction, है ना। Reaction having delta H equal to 0, no effect of increasing in temperature। अगर रिएक्शन ऐसा है जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू 0 है तो ऐसे रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क, वो किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। एक बात मुझे बताओ,
मान लो कि गर्मी का मौसम है, ठीक है, तुम ऐसे कहीं फील्ड में बाहर हो, ऐसे मतलब गर्मी का मौसम है, कहीं फील्ड में हो, धूप खूब ज्यादा लगा, तुम क्या चाहोगे? अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करना कि और भी ज्यादा एब्जॉर्ब करना? हाँ, कूल फील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो तुम ये सोचोगे कि चलो मैं जो है वो अपने घर में या अपने कमरे में जा रहा हूँ, है ना, कपड़ा उपड़ा निकाल के फेंकोगे कि थोड़ा सा जो है अच्छा लगेगा, ठंडा लगेगा, ऐसा ही कुछ ना, बोलो, कूल फील करने के लिए। तुम बाहर से आए घर में कि हम थोड़ा सा जो है अपनी बॉडी का हीट निकाल देंगे, पता चला कि जो है वो चारों तरफ दीवार पे जो है हीटर लगा हुआ है। मतलब एक तो तुम्हारी बॉडी एनर्जी रिलीज करना चाहती थी एक्सोथर्मिक, एंड ऊपर से रूम का टेम्परेचर और बढ़ा दिया गया। बताओ उल्टे पांव वापस जाओगे कि नहीं? यू विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन दैट टाइम, हाँ या ना? हाँ, अगर ये होता कि जो है वो कूलर लगा होता, ये एसी लगा होता, तो नो डाउट बाहर गर्मी है तो अंदर की तरफ आओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए और तुम भी बॉडी से निकालना चाहते हो एनर्जी, फिर क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। और अगर मान लो कि बाहर ठंडी लग रही है, बाहर वो ठंडी लग रही है खूब ज्यादा, तो तुम चाहोगे ना कि गर्मी बॉडी को हीट करे, और तुम रूम में आए और चारों तरफ हीटर लगा हुआ है, तो तुम बाहर जाना पसंद करोगे कि अंदर रहना ही? तो अगर बॉडी हमारी चाहती है कि हाँ एनर्जी मिल जाए, कौन सा? एंडोथर्मिक, और मिल भी गया तो खुश। अब पता चला कि जो है बाहर ठंडी और अंदर की तरफ जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला रहे हो एसी, 5 पे कर लो और भी कम कर लो, है ना, चारों तरफ से बर्फ की वो लगे हैं, आइस, है ना, के टुकड़े, फिर क्या करोगे? अंदर ही रहोगे, बाहर भागोगे कि नहीं? और अगर बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो कोई फर्क? हाँ, क्या कह रहे हो डिब्रूगढ़? इसके बाद से हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये तीनों के तीनों साथ में देखेंगे, ठीक है? एडिशन ऑफ नहीं, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, जिसको V से डिनोट कर दे रहे, प्रेशर जिसको P से डिनोट कर रहे, एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तीनों को साथ में समझा रहा हूं मैं। इसको समझाने के लिए 3 तरीके के रिएक्शन ले रहा हूं, फिर मैं समझा दूंगा, ओके? एक रिएक्शन मैं यहां पे ले रहा हूं कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, और इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया। थोड़ा सा इधर लिख दो, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, ये बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक, ये बन गया। एक रिएक्शन और ले रहा हूं, हमारे पास 2NO2 है, रिएक्शन हुआ, N2O4 बन गया, नहीं उल्टा कर रहा हूं, N2O4 है, रिएक्शन हुआ, 2NO2 बन गया, ओके? एक और रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये आयोडीन में टूटा और हाइड्रोजन गैस में। रिएक्शन जब अचीव हो गई, इक्विलिब्रियम को गेन कर ली है, उस स्टेट में आप लोगों को देखना है कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मान लो कि रिएक्शन जब ये है
ये इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन कर चुकी है, तो कुछ अमाउंट में ये भी पड़ा होगा, कुछ अमाउंट में ये भी पड़ा होगा, कुछ अमाउंट में ये भी पड़ा होगा रिएक्शन वेसल में। ऐसा तो नहीं है कि 100% कंज्यूम हो गया होगा। अरे 100% कंज्यूम हो गया तो केवल इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें कुछ अमाउंट में ये भी होगा, कुछ अमाउंट में ये भी होगा, कुछ अमाउंट में ये भी होगा। सपोज करो कि ये N1 मोल है, रिएक्शन वेसल में N2 मोल है, ये N3 मोल है। पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर से मैं बाद में ट्रिक बता दूंगा जल्दी से पता करने का। ओके, मिनमय तुम देख रहे हो उधर से उसकी तरफ, क्या नाम है, ठीक है, कुछ मोल में ये भी है, कुछ मोल में ये भी है। मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम जो है वो V है, तो इसका एक्टिव मास कितना होगा? एक्टिव मास N1/V, N2/V और N3/V। इसके लिए अगर मैं लिखूं Kc की वैल्यू तो कैसे लिखूंगा जरा बताइए तो? सल्फर डाइऑक्साइड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड और क्या ऑक्सीजन, ऐसा ही कुछ होगा। अब इसकी वैल्यू कितना है? N3/V का होल क्यूब डिवाइडेड बाय N1/V का होल स्क्वायर इनटू N2/V। बोलो, ये स्क्वायर से ये क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर और ये मिलकर क्यूब हो जाएगा कैंसिल। फिर क्या आ जाएगा फाइनली, जरा बताइए तो? ये फाइनली आ जाएगा N3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर इंटू N2 और ये V ऊपर चला गया कि नीचे चला गया? नहीं, एक गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ कहाँ हुआ? ठीक है, ए स्क्वायर से, ओहो ये क्यों नहीं है, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्यों नहीं है। इतना हो गया Kc की वैल्यू। चलिए जरा इसका जल्दी से करते हैं। मान लो कि इक्विलिब्रियम पे ये N1 है और ये N2 मोल बना है, तो इसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके लिए Kc की वैल्यू लिखूंगा तो दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इनटू V से V कैंसिल, N1 इनटू V। सही है, चेक कर लो। इसके लिए लिखूं, मान लो N1 है, ये N2 है, ये N3 है। ओके, फिर क्या होगा? यहां पे देखो नंबर ऑफ मोल, Kc की वैल्यू दिस बाय दिस N2 इंटू N3 डिवाइडेड बाई ये इस बैलेंस कर लो, तो ये N1 का स्क्वायर होगा। चेक करके देख लो जल्दी से। अरे दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, V से V कैंसिल। तो तीन जगह आप लोग देख रहे हो, तीन एक्सप्रेशन में कहीं वॉल्यूम जो है न्यूमरेटर में है, कहीं वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, कहीं वॉल्यूम है ही नहीं। ठीक है, अब वॉल्यूम का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि अगर कोई भी आप चेंज कर रहे हो तो आपके द्वारा किए हुए चेंज का विरोध करेगा कौन? रिएक्शन। आपके द्वारा किए गए अल्टरेशन को चेंज कर लेगा और चेंज करने के बाद से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होने से उसके इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क ना पड़े। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम का क्या असर पड़ेगा। सपोज करो कि आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, आपने वॉल्यूम को बढ़ाया। किसने बढ़ाया? आपने। मान लो कि आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, इसका मतलब आप इनडायरेक्ट रूप से किसको बढ़ा दिया? डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया कि न्यूमरेटर को बढ़ा दिया? आपने न्यूमरेटर को बढ़ा दिया। अगर आप न्यूमरेटर को बढ़ा दिए तो अब रिएक्शन की बारी आ गई। रिएक्शन क्या करेगा भाई? इसको कांस्टेंट रखना है, आपने इसको बढ़ा दिया तो इसको कांस्टेंट रखना है ओवरऑल रेशियो को। तो रिएक्शन किसको बढ़ाना शुरू कर देगा? N1 और N2 को बढ़ाना शुरू करेगा। N1 और N2 को बढ़ाने का मतलब कि N1 और N2 बनाना, बनाने का मतलब प्रोडक्ट बनाना कि
रिएक्टेंट बनाना, और रिएक्टेंट बनाने का मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना। मतलब आपने बढ़ाया वॉल्यूम, मतलब इनडायरेक्ट रूप से आपने बढ़ाया न्यूमरेटर। रिएक्शन की बारी आई तो रिएक्शन किसको बढ़ा देगा? डिनोमिनेटर को बढ़ा देगा। डिनोमिनेटर को बढ़ाने का मतलब कि N1 और N2 को बनाना, और N1 और N2 बनेगा, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। एरो का मतलब समझ में आ रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ओके, चलिए अगर मान लो कि वॉल्यूम को आप घटा दिए होते, इसका मतलब क्या होता? नंबर ऑफ मोल आपने डिक्रीज कर दिया, आपने नंबर ऑफ मोल सॉरी आपने वॉल्यूम को डिक्रीज किया, मतलब इनडायरेक्ट रूप से न्यूमरेटर को डिक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन क्या जाएगा? डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना कि डिक्रीज करना? डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना चाहेगा, रिएक्शन की बारी आई। यानी कि अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, ये कम होगा, कम होने का मतलब इसको और इसको कंज्यूम करना पड़ेगा, ये कंज्यूम होगा मतलब ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बोलो हाँ या ना? ये वाला इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, यहाँ पे जरा देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम कहते हैं इस रिएक्शन, इस टाइप का अगर रिएक्शन होता और यहाँ पे आपको बोल देता कि चलो वॉल्यूम को बढ़ा दो, तो वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब कि आपने इनडायरेक्ट रूप से किसको बढ़ा दिया? डिनोमिनेटर को इनडायरेक्ट रूप से बढ़ा दिया। अब रिएक्शन की बारी आएगी, रिएक्शन क्या करेगा? न्यूमरेटर को बढ़ाएगा, और न्यूमरेटर को बढ़ाने का मतलब कि N2 को बनाना। N2 बनाने का मतलब क्या हुआ? N2 बनाने का मतलब कि प्रोडक्ट को बनाना, एंड प्रोडक्ट बनाने का मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर आपने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया होता, मतलब डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया होता, मतलब क्या होता? न्यूमरेटर रिएक्शन क्या करता? इसको डिक्रीज कर देता, मतलब क्या होता? N2 को डिक्रीज कर देता। बोलिए हाँ या ना? और N2 को डिक्रीज होने का मतलब N1 का फॉर्मेशन, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना। और यहाँ पे देखो माशाअल्लाह वॉल्यूम है ही नहीं। अब वॉल्यूम है ही नहीं तो अब वॉल्यूम बढ़ाओ चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं, मतलब नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो वॉल्यूम का इफेक्ट समझ में आ गया। अब हम जो प्रेशर का इफेक्ट इसलिए बता रहे हैं। आप लोग जानते हो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, है ना? यानी प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो तो इनडायरेक्ट रूप से किसको बढ़ा रहे हो? घटा रहे हो, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, है ना? या हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? यहाँ पे प्रेशर को अगर मान लो कि डिक्रीज करोगे, अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे इसका मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से न्यूमरेटर को इंक्रीज कर जाओगे। इसका मतलब कि अब बारी आएगी किसकी? डिनोमिनेटर की बारी आएगी। डिनोमिनेटर क्या कर देगा? न्यूमरेटर को इंक्रीज कर देगा। बोलो हाँ या ना? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो इसका मतलब कि प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब न्यूमरेटर को आप इंक्रीज कर रहे हो इनडायरेक्ट रूप से। रिएक्शन की बारी आएगी तो वो डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेगा मतलब N1 और N2 को इंक्रीज करेगा। इसको इंक्रीज करने का मतलब ये बनाना, और बनाने का मतलब कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना। ठीक है? प्रेशर ऐसे रिएक्शन के लिए प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता कि मान लो कि आप प्रेशर बढ़ा दिए होते, इनडायरेक्ट रूप से वॉल्यूम को क्या कर दिए होते? कम कर दिए होते, मतलब डिनोमिनेटर क्या होता? अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर देते मतलब आपने जो है वो न्यूमरेटर को डिक्रीज कर दिया, न्यूमरेटर को डिक्रीज कर दिया, रिएक्शन की बारी है डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया। डिनोमिनेटर को डिक्रीज करने का मतलब होगा कि N3 को बनाना, N3 को बनाने का मतलब कि रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना। ओके, ऐसे रिएक्शन के लिए सोचिए, ये वाला रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन में आप प्रेशर पे आप डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहे हो। रिएक्शन की बारी आएगी न्यूमरेटर को इंक्रीज कर देगा, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहा मतलब N2 को बनाएगा, रिएक्शन को फिर से ऐसा रिएक्शन
जहां पे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो इनडायरेक्ट रूप से वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो मतलब डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हो। रिएक्शन क्या सोचेगा, इसको बढ़ाना सोचेगा। अगर इसको डिक्रीज करोगे तो इसको ये डिक्रीज करेगा, इसको डिक्रीज करेगा मतलब क्या, न्यूमरेटर को डिक्रीज करेगा, N3 को सॉरी N2 को डिक्रीज करेगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। और यहाँ पे क्या है, जब वॉल्यूम नहीं है तो प्रेशर का इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बोलो, ऐसे रिएक्शन के लिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा आसानी से समझ लो। कब तक ऐसे याद करोगे या लिखोगे और टाइम बर्बाद करोगे, है ना। ऐसे देखो, इस रिएक्शन में आप देखो रिएक्टेंट का मोल कितना है, 3 मोल, और प्रोडक्ट का मोल 2 मोल। तो प्रोडक्ट घटा कि बढ़ा, घटा। ऐसे रिएक्शन में 1 मोल है, ये कितना हो गया 2 मोल। यहाँ पे प्रोडक्ट का मोल बढ़ा, और ऐसे में दोनों साइड में सेम है। तो यहाँ पे आप देखो ऐसा रिएक्शन, फॉर रिएक्शन, चाहे यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पहले यहाँ पे समझ लो, इतना ही दूर में लिख दे रहा हूं। फॉर दोज रिएक्शन, फॉर दोज रिएक्शन डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0। जहां पे डेल्टा Ng की वैल्यू देखो, डेल्टा Ng की वैल्यू निकालोगे तो 2 - 1 पॉजिटिव है। ऐसे रिएक्शन के लिए वॉल्यूम बढ़ाने पे, ऐसे रिएक्शन के लिए वॉल्यूम बढ़ाने पे, वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बोलो हाँ या ना। और प्रेशर घटाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बोलो, ऐसा रिएक्शन, फॉर दोज रिएक्शन जहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हुआ ना, पहले 3 मोल था, अभी कम हो गया। ऐसे रिएक्शन के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करने पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंड वॉल्यूम डिक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा मतलब प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। और ऐसा रिएक्शन जहां पे डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो, ऐसे रिएक्शन के लिए नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड नो इफेक्ट ऑफ व्हाट, वॉल्यूम। ना वॉल्यूम का कोई इफेक्ट पड़ेगा ना प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा। जहां पे नंबर ऑफ मोल में कोई चेंजिंग ही ना हो, वहां पे वॉल्यूम बढ़ाओ या वॉल्यूम घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे सोचो, है ना। एक राजा है, उसके बहुत सारे जो है वो क्या है, रानियां हैं, बच्चे हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा महल है, ठीक है। और राजे के ऊपर जो है वो किसी ने आक्रमण कर दिया, राजा के ऊपर, राजा का सब कुछ मारा गया, सब कुछ लूट गया। एक आध 2 लोग बच गए, या राजा मान लो बच गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कम हुए कि बढ़े, कम हुए ना। अब बताओ राजा क्या सोचेगा, महल में रहना सोचेगा, उसको भूतहा लगेगा, डर लगेगा, अरे इतने बड़े महल में अकेले हूं मैं, है ना। तो जाके छोटे से कमरे में छुप जाएगा। राणा प्रताप सिंह, ये स्ट्रेटजी होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का, है ना। राणा प्रताप को जानते हो, है? जब उनके ऊपर मुगल आक्रमण करते थे ना, जब उनका सारा जो है वो लूट लेते थे, तो राणा प्रताप जो है वो भाग की गुफा में छुप जाते थे। कहानी पढ़े हो, मतलब वो अपना वॉल्यूम कम कर लेते थे, किस लिए, इन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर से गुफा में छुप गए, फिर से जो आक्रमण करेंगे इनके ऊपर, है ना। पता चले कि वही महल में रुके रहेंगे, ले तो तलवार से काट देंगे सब, क्यों अंग्रेज, काट देंगे सब, खत्म। खेल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा नहीं ना। तो राणा प्रताप सिंह का क्या कहे, जब जो आक्रमण हुआ, सब कुछ लूट गया, सारा राजपाट सब लोग मारे गए, नंबर ऑफ मोल कम हो गए, आदमी कम हो गए, सैनिक कम हो गए, संत और संतान कम हो गए, फिर छुप गए जाके गुफा में,
फिर घास की रोटियां खाते थे, फिर जो है वो सैनिकों को जुटाते थे, फिर से लड़ते थे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए अगर जो है वो नंबर ऑफ मोल कम हो रहा है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल कम हो रहा है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल कम हो रहा है ना। और एक आदमी है, शादी किया, बच्चे हुए, पहले एक रूम में रहता था, फिर दो हो गए, एक से दो हो गए, दो से चार हो गए, चार से छह हो गए, जो भी हो गया, क्रिकेट टीम बन गया, है ना। बताओ एक ही रूम में रहेंगे क्या, घुट घुट के मर नहीं जाएंगे, है ना। उनको फ्रीडम चाहिए ना, बोलो ना। तो अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं तो कमरा भी खरीदना पड़ेगा, घर बड़ा लेना पड़ेगा, ज्यादा फ्लैट वाला लेना पड़ेगा, ज्यादा बीएचके का करना पड़ेगा। किस लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। बोलो हाँ या ना। हाँ समझ लो भावनाओं को, ठीक है। नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। अरे आप लोग पढ़े हो ना एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल घटेगा तो वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा समझ लो प्रेशर का। अच्छा जितने थे उतने ही है, तो वॉल्यूम बढ़ाओ चाहे वॉल्यूम घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद से बात आती है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की। ये एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये तो बेल लगा दिए हैं, लेकिन मैं 2 मिनट और खींच दूं ये खत्म ही हो जाए, ठीक है। उधर टेंशन में आ रहे होंगे वो, इधर मिटा दे रहा हूं, सुनो। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ऐसे देखो, इनर्ट गैस के एडिशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, इनर्ट गैस ऐड करने के दो तरीके। मान लो कि कोई रिएक्शन वेसल है हमारे पास, एक पिस्टन है, ठीक है, और इस पे गैस रखी गई है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अचीव कर गई है। अब इसमें मुझे क्या डालना है, इनर्ट गैस डालना है। तो दो तरीके से डालूंगा, एक तो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, देखो वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे देखो इतना ही वॉल्यूम रहना चाहिए। आप क्या करो, पिस्टन निकालो, इनर्ट गैस डालो, पिस्टन को निकाला, इनर्ट गैस को डाला, और फिर पिस्टन को फिर से वहां पे जब पकड़ के वहीं पे ले जाके रख दिया, ठीक है। पिस्टन निकाला, इनर्ट गैस डाला, और फिर पिस्टन से बोल दिया भैया जहां थे वहीं चले जाओ। क्या बोलेंगे, जहां थे वहीं चले जाओ। क्या जबरदस्ती ना, जहां थे वहीं चले जाओ, मतलब यहाँ पे था फिर वहीं पे पहुंचा दिए तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं, और वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता, चाहे इस तरह का रिएक्शन हो, चाहे ऐसा रिएक्शन हो, चाहे ऐसा रिएक्शन हो, कोई इफेक्ट। जो वॉल्यूम में ही चेंज नहीं कर रहे हो तो कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या, पहले क्या बोला था, जहां थे वहीं चले जाओ। अब दूसरी बात, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पहले वाले में इसका मतलब जहां था वहां ले जाने के लिए मुझे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनर्ट गैस डालूंगा तो इनर्ट गैस इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब की बार मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा हूं, ठीक है। पिस्टन निकाला, इनर्ट गैस डाला, और फिर पिस्टन से बोल दिया भैया जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, है ना। कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर, पहले जितना प्रेशर है। तो पिस्टन क्या करेगा, बोलो, प्रेशर कोई लगाया ही नहीं मैंने एक्स्ट्रा, तो अंदर की तरफ जो गैस डाला हूं वो गैस क्या करेंगे, पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगे, और पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगे तो ऊपर चला जाएगा पिस्टन एंड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, एंड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो ऐसे रिएक्शन के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। जहां नंबर ऑफ मोल घट रहा है वहां पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ऐसा रिएक्शन जहां पे नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वहां पे क्या होगा,
फेवरेबल कंडीशन होगा, और ऐसा रिएक्शन माशाअल्लाह नो इफेक्ट। चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो, चाहे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हो, चाहे रिमूवल ऑफ इनर्ट गैस हो। ओके, इस तरीके से ली चाइटेलियर प्रेस पर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग देखने वाले हैं क्या, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आयनिक इक्विलिब्रियम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।